नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एग्री अड्डा 360 में। आज हम बीएससी एग्रीकल्चर सेकंड सेमेस्टर की क्लासेज आज से शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें हम सबसे पहले एलपीएम के सभी टॉपिक कवर करेंगे। धीरे धीरे 5-7 दिनों में अपने जो आगे की जो अलग सब्जेक्ट है उनकी क्लासेज भी धीरे धीरे लगाते रहेंगे और अपने सभी सब्जेक्ट का सिलेबस पूरा करेंगे, ताकि आपको अच्छी ओजीपीए सीजीपीए मिले और आपकी बीएससी एग्री की डिग्री में आपको अच्छे नंबर मिले। ठीक है, क्योंकि कुछ कॉलेजेस में कॉलेज स्टाफ की कमी के कारण अच्छे तरीके से पढ़ाई नहीं हो। आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, आपके लिए अच्छा कंटेंट उपलब्ध करवाएंगे। पीडीएफ नोट्स और क्लासेज सभी अपने अवेलेबल करवाएंगे। तो जिसको पीडीएफ नोट्स चाहिए वो इन नंबरों पर मैसेज ज़रूर करें, ताकि आपको ग्रुप में जोड़ दिया जाए। वहाँ पर आपको पीडीएफ नोट्स और क्लासेज की सूचना उपलब्ध करवाई जाएगी। पीडीएफ नोट्स आपको वहाँ पर उपलब्ध करवाए जाएंगे। क्लास के जो ये जो नोट्स दिख रहे हैं आपको, ये वहाँ पर आपको डेली क्लास के साथ अपलोड कर दिए जाएंगे। ठीक है, अपने आज बात करेंगे। सबसे पहला अपना टॉपिक है रोल ऑफ लाइव स्टॉक एंड पोल्ट्री इन नेशनल इकोनॉमी। भारतीय अर्थव्यवस्था में मुर्गी पालन और पशुपालन का योगदान। ठीक है, ये टॉपिक है, इसकी अपने बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, ताकि आपको ऐसी क्लासेज और अच्छा कंटेंट, अच्छे नोट्स मिलते रहें। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करें। और वीडियो को अगर पसंद आती है तो लाइक अवश्य करें। ठीक है, तो हम बात करने वाले हैं सबसे पहले रोल ऑफ लाइफ स्टॉक एंड पोल्ट्री इन नेशनल इकोनॉमी। ये आपका टॉपिक फर्स्ट है। ये राजस्थान और अदर भारत की जितनी भी यूनिवर्सिटीज हैं उन सभी के लिए महत्वपूर्ण रहने वाली है क्लासेज, तो आप इसको शेयर जरूर करें। ठीक है, तो राष्ट्रीय आय में योगदान क्या। सबसे पहले तो है रोजगार सृजन, इससे रोजगार मिलता है। ठीक है, किसान अपनी आय बढ़ाते हैं। पहले अपने हल्के हल्के आराम से समझ लेते हैं, फिर इन नोट्स के माध्यम से भी पढ़ेंगे। पहले रोजगार, फिर आय। और अपने मिल्क प्रोडक्शन होता है, मिल्क प्रोडक्शन। और अंडा उत्पादन, मांस उत्पादन, मांस उत्पादन होता है। ठीक है, और अपने जो चमड़ा चमड़ा उत्पादन भी इनसे होता है। और आपका क्या होता है, और मुर्गियों का मांस तो हो गया। मुर्गियों का मांस जो है अच्छे दामों में बिकता है, जिससे ये आय का एक अच्छा स्रोत है। इस के माध्यम से अपन ये समझ सकते हैं कि लाइव स्टॉक और पोल्ट्री का नेशनल इकोनॉमी में बेहतरीन योगदान है। जीडीपी दर है उनमें भी इनका ज़्यादा योगदान है। ठीक है, तो आप ये याद रखें कि जीडीपी भी बढ़ाता है, मांस उत्पादन, मिल्क प्रोडक्शन, अंडा उत्पादन, ये सभी में योगदान देता है। ठीक है, आगे बात करते हैं कि भारत की पशुधन आबादी दुनिया में सबसे बड़ी है। भारत में सबसे ज्यादा पशुधन की आबादी है। भारत का दुग्ध उत्पादन में पहला स्थान है। विश्व में दुग्ध उत्पादन में भारत का पहला स्थान है। भारत वैश्विक स्तर पर कुल दुग्ध उत्पादन का लगभग 24 से 25% हिस्सा अकेले उत्पादित करता है। मतलब भारत के लगभग 206 देश हैं, तो उनमें भारत लगभग 25% हिस्सा अकेला है वो उत्पादित करता है दूध का। तो ये फर्स्ट पोजीशन पे है इसी वजह से। पशुपालन और पोल्ट्री क्षेत्र भारत की कृषि आय का एक मुख्य घटक है। पशुपालन और पोल्ट्री है वो कृषि कृषि में किसानों की आय के लिए महत्वपूर्ण स्रोत है। क्योंकि पशुपालन है, पशुपालन को आप खेती के साथ करते हैं, तो आपका ये पशुपालन हो गया और ये आपकी कृषि हो गई साथ में। तो जो कृषि का उत्पाद है, मतलब जो दाने हैं, दाने ज्वार, मतलब जो हरा चारा है वो आप पशुओं को खिलाओगे, पशुओं के उत्पाद बेचोगे, और ये इनमें से भी कुछ आय प्राप्त होगी आपको फसल में से, और पशु उत्पाद बेचकर भी आय प्राप्त होगी। और पशुओं की खाद है वो आप खेत में छिड़कोगे, तो खेत में छिड़कोगे तो आप उससे खेत की मृदा की उर्वरता बढ़ेगी और उत्पादन बढ़ेगा, और रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग भी कम होगा। ठीक है, पशुधन और पोल्ट्री क्षेत्र आय, रोजगार, पोषण और स्थिरता प्रदान करते हैं। पोषण भी देते हैं, रोजगार भी देते हैं, आय भी देते हैं और स्थिरता भी प्रदान करते हैं। आगे बात करते हैं लाइव स्टॉक पॉपुलेशन डेटा, जो 20वीं पशुगणना हुई थी उसके अनुसार। तो ये है लाइव स्टॉक पॉपुलेशन डेटा, देखते हैं।
तो टोटल लाइव स्टॉक पॉपुलेशन कितनी है? 536 है पशु गणना के अनुसार, 20वीं पशु गणना के अनुसार। मवेशी, गाय और मवेशी कितने हैं इनमें? 192.49 मिलियन। आपको ये 192 मिलियन याद रखना है। भैंस कितनी है? 109 मिलियन। बकरी 148 मिलियन। भेड़ 74 मिलियन। ऊंट 0.25 मिलियन। ऊंट सबसे कम है, जबकि गाय सबसे ज्यादा है। ठीक है, गाय सबसे ज्यादा है, ऊंट सबसे कम है। ये 536 मिलियन है, 20वीं पशु गणना के आधार पर बताया है आपको। और मिल्क प्रोडक्शन में भारत की फर्स्ट रैंक है, सेकंड रैंक एग प्रोडक्शन में और फिफ्थ रैंक मीट प्रोडक्शन में है। फर्स्ट रैंक, सेकंड रैंक और थर्ड रैंक। और सबसे ज्यादा अंडा उत्पादन कहाँ होता है? आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में होता है अंडा उत्पादन सबसे ज्यादा। राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में योगदान, ये अपना यहां से अब अच्छे अच्छे तरीके से इसको समझते हैं। राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में योगदान का मतलब है जीडीपी दर बढ़ाना, आगे जो मीट प्रोडक्शन बढ़ाना जिससे आय बढ़े। तो ये बात अपने करने वाले हैं। कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी, जीडीपी में योगदान। कृषि सकल घरेलू उत्पाद में पशुधन का योगदान लगभग 30% है। कुल जीडीपी में पशुधन का योगदान लगभग 4.5 से 5% है। ओनली पशुधन का 5% योगदान है। पशुधन क्षेत्र भारतीय कृषि में ग्रोथ इंजन की तरह कार्य करता है। पशुधन क्षेत्र भारतीय कृषि में ग्रोथ इंजन की तरह कार्य करता है। मैं तो आपको यह कहूंगा कि आप ये जो क्लासेस देख रहे हैं इनको साथ साथ पढ़ें। मतलब आप पहले क्लासेज को देखें, फिर इसके पीडीएफ नोट्स के माध्यम से लिखें, या क्लासेज में से डायरेक्ट अपने नोटबुक में उतारें। ठीक है, तो इससे आपको जो है डबल बेनिफिट होगा। एक तो आप क्लास देखेंगे तो समझ आएगा, दोबारा आप उसको लिखेंगे और एक बार उसको याद कर लेंगे तो अच्छी तरीके से दिमाग में बैठ जाएगा और आपको जो है परीक्षा में अच्छी तरीके से याद होगा। मिल्क प्रोडक्शन, भारत में कुल दुग्ध उत्पादन लगभग 230 मिलियन टन है। भारत में दुग्ध उत्पादन में वार्षिक दर 5 से 6% है। प्रतिवर्ष 5 से 6% जो वृद्धि दर है वो है दुग्ध उत्पादन की। भारत दुनिया में सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक देश है। एग प्रोडक्शन की बात करते हैं तो कुल अंडा उत्पादन कितना होता है? भारत में 130 मिलियन, सबसे ज्यादा आंध्र प्रदेश में। अंडे का यूज क्या है? प्रोटीन का अच्छा स्रोत है और खनिज लवणों की कमी को पूरा करता है। आगे है मीट प्रोडक्शन। मीट प्रोडक्शन 9 से 10 मिलियन टन मीट प्रोडक्शन होता है। सबसे ज्यादा निर्यात किस मीट का होता है? तो बफेलो, जो भैंस की मीट है, बफन कहते हैं जिसको, उसका होता है। तो ये पशुओं के मांस का वर्गीकरण है। किस के मांस को क्या कहते हैं? तो गाय या मवेशी के मांस को बीफ कहते हैं। भैंस के मांस को कैरा बीफ या बफर नहीं है, ये बफन है, बफन कहते हैं। बकरी के मांस को चेवन कहते हैं। भेड़ के मांस को मटन कहते हैं। सुअर के मांस को पोर्क कहते हैं। और मुर्गी के मांस को क्या कहते हैं? चिकन कहते हैं। मुर्गी के मांस को क्या कहते हैं? चिकन कहते हैं। मुर्गी के मांस को चिकन कहते हैं। कुछ लोग बकरी के मांस को मटन कराते हैं और भेड़ के मांस को चेवन कराते हैं। तो आपको इनमें डिफरेंस याद रखना है कि भेड़ तो है मटन और बकरी है चेवन। ठीक है, आगे बात करते हैं अपने रोजगार सृजन, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। पशुधन और पोल्ट्री क्षेत्र भारत में ग्रामीण रोजगार का एक प्रमुख स्रोत है। यह विशेष रूप से छोटे किसानों, भूमिहीन मजदूरों और मजदूर महिलाओं के लिए आय और रोजगार का महत्वपूर्ण माध्यम है। लगभग 2 करोड़ लोगों को रोजगार देता है पशुधन प्रति वर्ष। और पूरे साल भर रोजगार के लिए पूरे साल भर रोजगार देता है पशुधन और पोल्ट्री। तो ये जो है रोजगार का अच्छा स्रोत है। ठीक है, छोटे किसानों और महिलाओं और भूमिहीन मजदूरों के लिए। पशुधन और पोल्ट्री क्षेत्र 3 प्रकार के रोजगार उपलब्ध कराते हैं। पहला प्रत्यक्ष, दूसरा है प्रत्यक्ष, तीसरा एलाइड, इसको कहते हैं संबंध रोजगार, संबंध रोजगार। समस्याएं क्या क्या है रोजगार सृजन में? कौशल की कमी। कौशल की अगर आपके पास कमी है, मतलब आप पशु खरीद लाए, आप साथ में पशु खरीद लाए और उसका जो है आप मान लीजिए आप गाय है आपके पास है, तो गाय है तो उसके जो दूध है उसको आप मतलब आप इसको
दूध को वैल्यू एडिशन करके बेचोगे तो आपका प्रॉफिट ज्यादा होगा। जैसे आप पनीर बना के बेच सकते हैं, दही बनाकर बेच सकते हैं, घी बनाकर बेच सकते हैं। तो वैल्यू एडिशन, या मतलब आपके पास ये स्किल होनी चाहिए कि आपको उससे ज्यादा आय प्राप्त हो। इस ये कौशल की कमी के कारण ही जो रोजगार है वो अधिक सृजन नहीं हो पाता है। खराब पशुधन प्रबंधन, इसमें खराब पशुधन प्रबंधन है वो महत्वपूर्ण समस्या है। कम उत्पादकता होती है जो देसी गाय होती हैं, देसी भैंस होती हैं उनसे, तो इस कारण ये समस्याएं हैं इनमें। सोर्स ऑफ इनकम ये एक सोर्स ऑफ इनकम भी है, आय का मुख्य स्रोत। आगे बात करते हैं, पोषण सुरक्षा भी देता है। पशुधन उत्पादन हमारे आहार में निम्नलिखित पोषक तत्व प्रदान करते हैं। दूध, अंडा, मांस, इन तीनों से क्या क्या पोषक तत्व प्राप्त होते हैं इनकी बात करते हैं। दूध से सभी खनिज और पोषक तत्व प्राप्त होते हैं। अंडा उच्च गुणवत्ता वाला प्रोटीन है, अंडे से उच्च गुणवत्ता वाला प्रोटीन प्राप्त होता है। मांस से आयरन, वसा, प्रोटीन और विटामिन बी 12 प्राप्त होता है। निष्कर्ष इससे क्या निकाल सकते हैं, पशुधन और पोल्ट्री उत्पादन भारत में कुपोषण की समस्याओं को कम करने और स्वास्थ्य स्तर सुधारने में बेहद सहायक है। जो कुपोषण पिछले सालों से, मतलब जो अपने अकाल जो पड़ता था उसमें कुपोषण होता था, वो अब नहीं होता। इसका उसका मुख्य कारण क्या है, पशु उत्पाद जैसे दूध, दही, घी, अंडा, मांस आदि। कृषि में भूमिका क्या है, कृषि में भी भूमिका निभाता है। खेती में उपयोग, जैविक खेती में भी सहायता करता है। खेती में उपयोग, पुराने समय में कम भूमि वाले किसान अपनी खेती से जुड़ी विभिन्न क्रियाओं और श्रम के लिए पशुओं के सहारे के सहयोग पर निर्भर रहते थे। भाई आपने देखा होगा कि पुराने समय में बैलों के द्वारा खेती की जाती थी, और गाय है, उनके जो बैल होते थे उनके माध्यम से हल चलाया जाता था, पाटा लगाया जाता था, और जो गाय भैंसों का गोबर होता था वो खेत में डाला जाता था, खाद के रूप में प्रयोग किया जाता था। ठीक है, तो पुराने समय में ये खेती में उपयोगी हुआ करते थे। जैविक खेती, ऑर्गेनिक फार्मिंग, पशुधन प्राकृतिक रूप से टिकाऊ कृषि को मजबूत आधार और सहायता प्रदान करता है, क्योंकि यह जो है पशु उत्पाद, मतलब जो पशु वेस्टेज है, मल मूत्र गोबर, उसके माध्यम से अपने जैविक खेती कर सकते हैं। और खाद है जो गोबर की, उसको वर्मी कंपोस्ट अन्य रूपों में भी अपने उसको परिवर्तित कर सकते हैं। पशु जैव उत्पाद और उनके कृषि में उपयोग बात करते हैं ये अपने। तो पशु उप उत्पाद क्या है, गोबर मूत्र और लीटर, गोबर मूत्र और लीटर। ठीक है, तो इसका उपयोग क्या है, कृषि एवं औद्योगिक उपयोग। FYM, फार्म यार्ड मैन्योर, यानी गोबर की खाद बना सकते हैं इससे। गोबर से और क्या बन सकता है, बायोगैस, जो स्वच्छ ऊर्जा का स्रोत है। बायोगैस प्लांट अपने देखे होंगे, आपके एरिया में भी होंगे, तो बायोगैस प्लांट इसका अच्छा स्रोत है। जिनके डेयरी है वो इसको करते हैं और ये आय का भी अच्छा स्रोत है। हड्डी का चूरा, मृदा के लिए उत्कृष्ट फास्फोरस व कैल्शियम युक्त जैविक खाद। जो पशु मर जाते हैं उनके जो हड्डियां हैं उनको, उनका चूरा करके है वो मृदा में छिड़क दिया जाता है, जो उत्कृष्ट फास्फोरस व कैल्शियम युक्त जैविक खाद का स्रोत है। चमड़ा क्या है, श्रम उद्योग में सहायक, चमड़ा श्रम उद्योग में सहायक है भाई। ठीक है, ये हो गया, अपने बात कर ली। आगे है पोल्ट्री क्षेत्र का महत्व। सबसे तेजी से बढ़ता हुआ कृषि उपक्षेत्र है, जो फास्टेस्ट ग्रोइंग सेक्टर है। कम अवधि में उत्पादन देने वाले क्षेत्र है, मतलब मुर्गियां अंडे देंगी तो कम अवधि में ही अंडे बेचकर ज्यादा उत्पादन लिया जा सकता है। उस खाद्य रूपांतरण दक्षा। लेयर्स क्या होते हैं और ब्रॉयलर्स क्या होते हैं, ये मुर्गियों में होते हैं। लेयर्स अंडे उत्पादन के लिए पाले जाने वाले मुर्गी, और ब्रॉयलर्स क्या होते हैं, मांस उत्पादन के लिए पाले जाने वाली मुर्गियां। ये होती है ब्रॉयलर्स और लेयर्स। निर्यात योगदान, निर्यात में भी योगदान देता है। भारत पशुधन उत्पादों के निर्यात से सालाना 35 से 40 हजार करोड़ रुपए अर्जित करता है। भारत में विदेशी मुद्रा निर्यात का सबसे बड़ा स्रोत पशुधन निर्यात है। मतलब पशुधन निर्यात करेंगे, उसके अपने विदेशी मुद्रा है, उसका जो स्रोत है वो पशुधन निर्यात ही है। तो प्रमुख उत्पाद निर्यात मूल्य एवं आय तक देश कौन कौन से हैं,
तो भैंस का मांस उत्पाद निर्यात करके अपने को कितने रुपए, करोड़ रुपए अर्जित होते हैं? तो 25 से 30 हजार रुपए। और मुख्य आयातक देश कौन कौन से हैं? वियतनाम और मलेशिया, जहां पे ये आयात किए जाते हैं, जहां पे भारत निर्यात करता है और वो आयात करते हैं। ठीक है। डेयरी उत्पाद 5 से 7 हजार करोड़ रुपए डेयरी उत्पाद है वो बेचकर वार्षिक निर्यात मूल्य है। ये यूएई और बांग्लादेश में मुख्य आयातक देश है, इनके इंपोर्ट करते हैं। ये पोल्ट्री उत्पाद 1000 से 2000 करोड़ रुपए ओमान और मालदीव है वो पोल्ट्री उत्पाद खरीदते हैं। आगे है ग्रामीण विकास में भूमिका। पशुधन और पोल्ट्री क्षेत्र ग्रामीण विकास में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। गरीबी उन्मूलन कमी, जीवन स्तर में सुधार, स्वरोजगार का सृजन, मतलब गरीबी में कमी लाता है, जीवन स्तर सुधारता है और स्वरोजगार का सृजन करता है। सरकारी योजनाएं, सरकार जो है पशुधन और पोल्ट्री को बढ़ावा देने के लिए नई नई योजनाएं चलाती है, जिनके माध्यम से लोन मिलता है, जिसके माध्यम से आप डेयरी फार्म खोल सकते हैं। सरकार विभिन्न योजनाएं चलाती हैं। पशुधन और पोल्ट्री क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा विभिन्न प्रकार की कल्याणकारी विकासात्मक योजनाएं चलाई जा रही है, जो किसानों को वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान करती है। पशुधन और पोल्ट्री विकास के लिए प्रमुख योजनाएं निम्नलिखित हैं। एनएलएम, नेशनल लाइव स्टॉक मिशन, प्रारंभ वर्ष 2014-15। एनएलएम की शुरुआत वर्ष कौन सा है? 2014-15। राष्ट्रीय गोकुल मिशन आरजीएम 2014 में शुरू हुआ। डेयरी इंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट स्कीम डीईडीएस 2010 में शुरू हुआ। इन योजनाओं के मुख्य उद्देश्य क्या थे? पशु उत्पादकता, उत्पादन और नस्ल सुधार पर सबसे ज्यादा जोर दिया जाता था इन योजनाओं में। आगे है पशुधन और पोल्ट्री क्षेत्र की सीमाएं एवं चुनौतियां। पशुओं की कम उत्पादकता, घटिया या कमजोर नस्ल की गुणवत्ता, पशु चिकित्सक सेवाओं की कमी, मतलब जो पशु चिकित्सक की सेवाओं की कमी होगी तो उनके जो मतलब पशुओं की जो बीमारियां वो ठीक नहीं होगी, पशु मरेंगे तो उसे उत्पादन घटेगा, जो एक समस्या है। चारे और दाने की कमी, चारे और दाने की कमी का मतलब है कि चारे और दाने की कमी होती है और जो महंगे भी मिलते हैं। बीमारियों का प्रकोप सबसे ज्यादा पशुओं में होता है। वैज्ञानिक प्रबंधन का अभाव, वित्तीय समस्याएं, विपणन मार्केटिंग की समस्याएं। पशुधन और पोल्ट्री में भविष्य एवं संभावनाएं। भारत में बढ़ती जनसंख्या, शहरीकरण और पशु उत्पादों की लगातार बढ़ती मांगों के कारण पशुपालन का भविष्य अत्यंत उज्ज्वल है। लाइव स्टॉक सेक्टर ग्रामीण अर्थव्यवस्था में कृषि विविधीकरण का एक प्रमुख आधार है। स्कोप इन डेयरी फार्मिंग। दूध से बने सह उत्पादों जैसे दही, घी, छाछ, मावा आदि को बेचकर अच्छी आय प्राप्त की जा सकती है। दूध से बने सह उत्पादों जैसे घी, दही, छाछ, मावा आदि को बेचकर अच्छी आय प्राप्त की जा सकती है। ठीक है। स्कोप, ये संभावनाएं हैं। पोल्ट्री क्षेत्र में संभावनाएं, पोल्ट्री उत्पादों को व्यावसायिक स्तर पर बेचकर निरंतर आय प्राप्त कर सकते हैं। बकरी पालन में कम लागत और शुष्क क्षेत्रों में मांस एवं दूध उत्पादन के लिए अधिक मुनाफेदार क्षेत्र है। निर्यात के अवसर क्या है? वैश्विक बाजार में भारतीय डेयरी, जैविक घी और मांस उत्पादों के उत्पाद की मांग बढ़ने से निर्यात की अपार संभावनाएं हैं। रोजगार सृजन, यह क्षेत्रीय ग्रामीण युवाओं और महिलाओं के लिए बड़े पैमाने पर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष स्वरोजगार के अवसर पैदा करता है। ऑर्गेनिक सस्टेनेबल फार्मिंग, जैविक टिकाऊ खेती के लिए भी उपयोगी है, क्योंकि ये पशुधन से प्राप्त जैविक मल मूत्र का उपयोग करके रासायनिक मुक्त टिकाऊ कृषि को बढ़ावा देना। गवर्नमेंट सपोर्ट्स, इस क्षेत्र को सुदृढ़ बनाने के लिए सरकार द्वारा विभिन्न प्रकार की सब्सिडी, ऋण योजनाएं और तकनीकी प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। तो अपने ये पढ़ लिया रोल ऑफ लाइव स्टॉक इन नेशनल इकोनॉमी। आशा है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को प्लीज आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, शेयर जरूर करें और एक अच्छा सा मेरी मेहनत के लिए कमेंट करना, क्योंकि ऐसे जो वर्ड में नोट्स बनाना है वो बहुत मुश्किल है, वो भी फोन से। ये है जो कोई लैपटॉप से काम नहीं किया गया, ये मोबाइल फोन से किया गया। तो मोबाइल फोन में जो नोट्स बनाना है वो बहुत ही मुश्किल काम होता है। तो आप प्लीज एक कमेंट अवश्य करें और कल अपने जो सेकंड टॉपिक है उसकी क्लास होगी। ठीक है। अगर 1-2 दिन क्लास डिले हो जाती है तो आप टेंशन मत लेना, क्लासेज बंद नहीं होंगी, क्लासेज कंटिन्यू चालू रहेंगी। 1-2 दिन ऐसा ही काम हो जाता है तो क्लासेज डिले हो सकती हैं।
आपको सूचना ग्रुप के माध्यम से दी जाएगी, क्लास अगर डिले होती है तो। और ग्रुप में जुड़ने के लिए इन नंबरों पर मैसेज करें, 91,769,86,101। इस पे ये मैसेज करना, जो एड मी कर देना, ठीक है, ये मैसेज कर देना, आपको ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा। धन्यवाद।